नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो सेकंड ग्रेड पेपर 1 कलाम का टेस्ट सीरीज देख रहे थे और आज अपना माइनर टेस्ट 6 शुरू हो रहा है और इसमें आपके 3 टॉपिक कवर होंगे आज की क्लास में। एक तो जो है भारत में जो है ऊर्जा और भारत में वनस्पति, और इसके साथ ही राजस्थान में डेयरी उद्योग और पशु संपदा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मत्स्य बीज उत्पादन फार्म, ठीक है, मत्स्य बीज उत्पादन फार्म में कौन कौन से हैं, मतलब निम्नलिखित में से कौन कौन से जो है केंद्र सरकार द्वारा स्थापित मत्स्य बीज उत्पादन फार्म है। तो देखो इसका उत्तर होगा एक तो भीमपुर बांसवाड़ा और एक कासिमपुर कोटा। ठीक है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है, तो केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान में मत्स्य बीज उत्पादन फार्म में जो है कासिमपुर कोटा और भीमपुर बांसवाड़ा है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 व 3, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कामधेनु। आगे देखो, भारत में ऊर्जा संसाधन और भारत में वनस्पति से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप पूरा वीडियो को जरूर देखें। इसके साथ ही जो है ना, मतलब नॉन सब्सक्राइबर बहुत देखते हैं, ठीक है, हर जो आपका वीडियो है उसको नॉन सब्सक्राइबर 70% देख रहे हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके बहुत काम आने वाला चैनल है, खास करके सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड में, और फर्स्ट ग्रेड की भी हम जल्द जो है ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट है करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना 2023 के अंतर्गत प्रत्येक पशु के अधिकतम जो है बीमा की राशि कितनी है। तो देखो, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु जो बीमा योजना है उसके अंतर्गत जो है आपके 40,000 रुपए जो है अधिकतम जो है क्या है, बीमा राशि है। अब बात करना है यहाँ के कि जिस पशुपालक की आय 8 लाख से कम है, जिस पशुपालक की आय 8 लाख से कम है उनको ये क्या होती है, निःशुल्क होती है। ध्यान रखना, कामधेनु जो पशु बीमा योजना है, जो 8 लाख से कम आय वाले जितने भी जो पशुपालक हैं उनके जो है निःशुल्क होती है ये बीमा। और जो 8 लाख से अधिक है, 8 लाख से अधिक वालों के जो है आपके 200 रुपए प्रति वर्ष प्रति पशु लगते हैं, प्रति वर्ष प्रति पशु। ठीक है, तो ये भी ध्यान है रखना है आपको कि जो है मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना में अधिकतम 40,000 रुपए की बीमा राशि होती है, मतलब बीमा होता है कवर, और 8 लाख से कम आय वालों को निःशुल्क मिलता ही है, और 8 लाख से ज्यादा आय वाले पशुपालकों को 200 रुपए प्रति वर्ष प्रति पशु देने होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 बोल रहा है, राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध सरकारी सहकारी समिति कहां खोली गई। क्वेश्चन क्या है, राजस्थान की प्रथम महिला दुग्ध सहकारी समिति। तो ध्यान रखना, राजस्थान की पहली महिला दुग्ध सहकारी समिति भोजासर बीकानेर में है। ठीक है, भोजासर बीकानेर में, और वर्तमान में जो है राजस्थान में 20 जिलों में महिला दुग्ध सहकारी समितियां हैं, 20 जिला में, और 20 जिलों में जो है 6,441 समितियां हैं। तो ये जो पूरी टोटल समिति है उनका 43% है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कितना प्रतिशत, 43%। मतलब राजस्थान के 20 जिलों में जो है महिला दुग्ध सहकारी समितियां हैं, और उनमें जो है संख्या उनकी 6,441 है। जो कुल जो राजस्थान की जो दुग्ध महिला जो दुग्ध सहकारी समितियां उनका 43% कौन सी है, महिला दुग्ध सहकारी समिति, और प्रथम है भोजासर बीकानेर में। तो इसका ध्यान आपको रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 4। आगे जो है ऊर्जा संसाधन से भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन है, राज्य में 20वीं पशु गणना के आधार पर निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। सबसे पहला, राजस्थान कुल पशुधन की दृष्टि से भारत में द्वितीय स्थान पर है। तो बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान कुल पशुधन की दृष्टि से भारत में द्वितीय स्थान पर है, प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, फिर भैंस और गोवंश को छोड़कर शेष सभी पशुओं की संख्या में कमी दर्ज की गई है। तो बिल्कुल सही है, सिर्फ भैंस और गोवंश में ही क्या हुई है, यहाँ पर वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर इस पशु गणना के अंतर्गत गधों की संख्या में सर्वाधिक प्रतिशत कमी हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना, सर्वाधिक अगर संख्या में कमी पूछे ना, सर्वाधिक संख्या में कमी, तो सर्वाधिक संख्या में कमी हुई है आपकी भेड़ में। ठीक है, अगर संख्या के हिसाब से देखेंगे तो भेड़ में सबसे ज्यादा कमी हुई है, लेकिन प्रतिशत के आधार पर देखें तो गधों की संख्या में जो है सबसे सर्वाधिक कमी हुई है। ठीक है, दोनों चीज अलग अलग है। संख्या के आधार पर तो भेड़ में कमी हुई है सर्वाधिक, और प्रतिशत के आधार पर गधों में सबसे जो है ज्यादा कमी हुई है।
ठीक है। फिर है इस पशु गणना के आधार पर राज्य में पशुओं की संख्या में 1.66% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो है कमी दर्ज की गई है। 1.66% की क्या दर्ज की गई है? कमी। तो ऊपर वाले तीनों सही है और नीचे वाला जो है चौथा गलत है, तो इसका असत्य ही पूछा था, तो ऑप्शन 4 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचों में आपको क्या करना है? सुमेलित करना है। सुमेलित करना है तो भेड़ की नस्ल कौन सी है? सिर्फ नस्लें दी हुई है, तो भेड़ की नस्ल आपकी है कौन सी है? डोरसेट। नाम ध्यान रखना, नई नस्ल है, लेकिन जो है भेड़ की नस्ल है डोरसेट, ठीक है। फिर भैंस की नस्ल, भैंस रथ होती है, ठीक है। फिर कुकुट, कुकुट यानी मुर्गा, मुर्गा कड़कनाथ होता है, ठीक है। और फिर आती है गाय, गाय है रेड डेन। ये रेड डेन और डोरसेट है ना, ये जो है देसी नस्लें नहीं है, तो ध्यान रखना बाहर की नस्लें हैं, इसलिए जो आपको ये नाम अलग अलग करे होंगे, क्योंकि भेड़ की जो डोरसेट है वो बाहर की नस्ल है, विदेशी नस्ल है। तो ध्यान रखना, एक का दूसरा हो जाएगा। भेड़ की नस्ल होगी डोरसेट, भैंस की होगी रथ, गाय की होगी रेड डेन और कुकुट की होगी कड़कनाथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, निम्नलिखित में से मारवाड़ी किस पशु की नस्ल है? क्या पूछा है? मारवाड़ी किस पशु की नस्ल है? तो ध्यान रखना, मारवाड़ी बकरी भी होती है, मारवाड़ी भेड़ भी होती है, मारवाड़ी ऊंट भी होता है, मारवाड़ी घोड़ा भी होता है, ठीक है। भैंस और गाय नहीं होती है मारवाड़ी, मारवाड़ी बकरी होती है, मारवाड़ी भेड़ भी है, मारवाड़ी ऊंट भी है और मारवाड़ी अश्व भी यानी घोड़ा भी है। तो कुल मिला के चारों की ही जो है मारवाड़ी नस्ल पाई जाती है। इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार पूछ लेते हैं। गाय अगर ऑप्शन में होता तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होता, लेकिन बकरी, ऊंट, भेड़ और अश्व की जो है नस्ल मारवाड़ी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 बोल रहा है बुल मदर फार्म कहाँ स्थित है? बुल मदर फार्म, बुल बैलों के लिए ये बुल मदर फार्म जो है आपका चांदन गांव में, और चांदन गांव आपका है जैसलमेर में। कहां पर है? जैसलमेर में। बात हम जोहड़बीड़ की करें तो यहां पर जो है राष्ट्रीय ऊंट और अश्व दोनों, ध्यान रखना, ऊंट व अश्व अनुसंधान केंद्र है। मतलब ऊंट और घोड़ा दोनों का अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोहड़बीड़ में। और जोहड़बीड़ कहां पर आपको पता ही है? बीकानेर में। कहां है ये? बीकानेर में, ठीक है। अगला अविकानगर, अविकानगर टोंक में है, और टोंक में जो आपका भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र, और ये आपको पता है कहां पर है? टोंक में, ठीक है। फिर आता है अब वल्लभनगर, वल्लभनगर है आपका उदयपुर में, और यहां पर है भेड़ प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, सॉरी भैंस, भेड़ नहीं भैंस, गलत कर दिया मैंने। ये क्या है? भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, ठीक है। सारे के सारे ध्यान रखने हैं। तो पता हो गया आपको जोहड़बीड़ में क्या क्या है? राष्ट्रीय ऊंट और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जो बीकानेर में है। अविकानगर जो टोंक में, यहाँ भेड़ व ऊन अनुसंधान केंद्र है। वल्लभनगर आप में जो है उदयपुर में, और यहाँ भैंस प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र है। और बुल मदर फार्म आपका चांदन गांव में है, जो कहां पर है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 बोल रहा है 20वीं पशु जनगणना के अनुसार जो है असंगत युग में बताना, इस तरफ पशुधन है और इस तरफ सर्वाधिक संख्या है। तो देखो गोवंश की सर्वाधिक संख्या आपकी जो है अलवर में नहीं है, और यही आपका उत्तर हो गया। क्यों? क्योंकि गोवंश की जो अधिकतम संख्या वो आपकी बीकानेर में है, और दूसरे नंबर पर आता है जोधपुर। दूसरे पर कौन आता है? जोधपुर, ठीक है। तो पहला ही गलत हो गया, तो पहला गलत ही बताना था अपने को। देखो बस बाकी ध्यान रख लेना, भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में, ऊंट सर्वाधिक जैसलमेर में, और भैंस सर्वाधिक जयपुर में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन गाय का ध्यान रखना, बीकानेर में सर्वाधिक पाई जाती है और अलवर में नहीं पाई जाती। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, गधे सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? वो आप जो है कमेंट जरूर कर दें। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान RCDF के तहत संचालित इकाइयां हैं। सबसे पहले तो ये बात है कि RCDF है क्या? तो RCDF है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन। सहकारी, ये सरस जो डेयरी होती है ना, वही यही है, ठीक है, डेयरी फेडरेशन। इनका जो है जो आपका जो इनके प्रोडक्ट है वो सरस के नाम से बिकते हैं। तो RCDF जो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन है, और इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, 1977 में। और इसके अंतर्गत जो है आपका जिला, इसके अंतर्गत क्या है फिर? जिला दुग्ध उत्पादन संघ,
ठीक है। जैसे आपने सुना होगा अजमेर डेयरी, पाली डेयरी, वो जिला दुग्ध उत्पादन संघ है इसके अंडर में, जो किसके अंडर में है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के, जो 1977 में स्थापित है। और जिला दुग्ध उत्पादन संघ जो है आपके राजस्थान में 24 है, यानी कि 24 जिलों में डेयरियां हैं। जो अपन कई देखते हैं ना दूध और छाछ के पैकेट पर अजमेर डेयरी, पाली डेयरी, तो वो जो है आपके जो है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन के अंतर्गत जिला दुग्ध उत्पादन संघ है, ठीक है। और राजस्थान में टोटल 24 जिला दूध उत्पादन संघ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसके अंतर्गत जो है चारा बीज फार्म है बस्सी में, तो ये भी सही है। जर्म प्लाज्मा स्टेशन नरवा, तो ये भी सही है। विदेशी न्यूक्लियस फार्म बस्सी, तो ये भी सही है। पशु आहार संयंत्र लांबिया कल्ला, ये भी सही है। और हिमीकृत वीर्य बैंक बस्सी, ये भी सही है। तो पांचों के पांचों जो है इसमें सही है, तो ये उत्तर हो जाएंगे उपरोक्त सभी। तो ध्यान रखना, आरसीडीएफ के बारे में पूछ चुका है कि कब स्थापना हुई, 1977 में, और इसके अंतर्गत जिला दुग्ध उत्पादन संघ कितने हैं, 24। और ये सारे के सारे ध्यान रखना, पशु आहार संयंत्र लांबिया कल्ला, हिमीकृत वीर्य बैंक बस्सी, और बस्सी में बहुत कुछ है, विदेशी न्यूक्लियस फार्म भी है, चारा बीज फार्म भी है, जर्म प्लाज्मा स्टेशन नरवा में है, ठीक है। तो 9 नंबर का हो जाएंगे उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ये देखो, भारत में वन आ चुके हैं अभी। एफएसआई के अनुसार भारत में वन क्षेत्र का लगभग कितना क्षेत्र अत्यंत से लेकर अत्यधिक अग्निप्रवण क्षेत्र है। मतलब एफएसआई जो है उसके अंतर्गत जो सर्वेक्षण होता है उसमें कितना वन जो है अत्यंत से लेकर अत्यधिक अग्निप्रवण है, मतलब जहां पर आग लग सकती हो आसानी से। तो ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। इनके अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर दें, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उससे जुड़ जाइए, और मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा भारत के वन क्षेत्रों के, ठीक है। तो 10वां में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 10.66% जो है जो वन है भारत के, वो क्या है, अत्यंत से लेकर अत्यधिक अग्निप्रवण है। अगला क्वेश्चन है पुरी और सेट्टी का वर्गीकरण। ये एक वर्गीकरण है वनों का, ध्यान रखना। जो दो मतलब वैज्ञानिक मान सकते हो, 2 व्यक्ति मान सकते हो, पुरी और सेट्टी, उनके वर्गीकरण के अनुसार साल, बांस, खेर तथा पेडुला आदि वृक्ष निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं। साल, बांस और खेर। तो सबसे पहला मरुस्थलीय वन तो हो ही नहीं सकता, शुष्क कंटीले झाड़ी वन भी नहीं हो सकते, तो आया ऑप्शन 1 और 2 में बात। तो सदाबार तो ये होती नहीं है, बांस आपका सदाबार, बांस में कौन सा जो है आपके जो लगे होते हैं पत्ते अच्छे, वो मतलब एक प्रकार से पतझड़ वन है, तो ऑप्शन जो है शुष्क पतझड़ वन इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, पुरी और सेट्टी के अनुसार साल, बांस और खेर जो है शुष्क पतझड़ वन की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वनावरण क्षेत्र में क्रमशः सर्वाधिक वृद्धि और कमी वाले राज्यों क्या जो है संगत युग्म आपको चुनाव करने हैं। सबसे पहले थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं, सर्वाधिक वनावरण कहां पर है, सर्वाधिक वन आवरण कहां पर है, वो ध्यान दे लें आप। सर्वाधिक वन आवरण आपका है मध्य प्रदेश, और फिर है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। और तीसरा भी याद रखना चाहो तो छत्तीसगढ़, ठीक है। यहां पर सर्वाधिक वन आवरण है। सबसे कम वन कहां पर है, सबसे कम वनावरण है आपका, सबसे कम है हरियाणा, पंजाब, दूसरे पर कौन है, पंजाब, और तीसरे पर है गोवा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। सर्वाधिक वन आवरण तो आपका है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, और सबसे कम वन आवरण है हरियाणा, पंजाब और गोवा। ये तो है वन आवरण क्षेत्रफल के आधार पर। अब प्रतिशत के आधार पर बताऊं तो प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक जो है, अधिक वाले थोड़े से शॉर्ट में लिख देता हूं, सबसे अधिक ध्यान रखना मिजोरम में, ठीक है। और उसके बाद में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में कौन है, अरुणाचल। ध्यान रखना, सर्वाधिक वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार तो मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में है, और प्रतिशत के आधार पर मध्य प्रदेश की जगह मिजोरम आ जाता है और फिर अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। और प्रतिशत के आधार पर कम वाले कौन है, तो कम वाले वही हैं हरियाणा और पंजाब। कौन है, हरियाणा और पंजाब। तो ये चीज आपको ध्यान
रखनी है। और इसके अलावा सर्वाधिक वृद्धि कहां पर हुई है, तो देखो सर्वाधिक वृद्धि और जो कमी वाले हैं वो है ऑप्शन नंबर 3। सर्वाधिक वृद्धि आपके आंध्र प्रदेश में हुई है और सर्वाधिक कमी वाला है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब आप सोचोगे कि यहाँ पर तो सर्वाधिक वनावरण में भी अरुणाचल प्रदेश का नाम है, इधर प्रतिशत में भी है, फिर कमी कैसे हुई? तो जहां जितने ज्यादा होंगे ना वहां कमी होने के चांस भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। थोड़ा बहुत भी अगर कम हो गया तो वहां पर कमी दर्ज हो जाती है। तो ध्यान रखना, एपी आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश दोनों एपी है। सर्वाधिक वृद्धि भी एपी में हुई है और कमी भी एपी में हुई है, लेकिन वृद्धि वाला एपी आंध्र प्रदेश है और कमी वाला अरुणाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बोल रहा है कि उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनों के संदर्भ में जो है ये नीचे कथन दिए गए उन पर विचार कीजिए। सबसे पहला, ये वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा उत्तरी पूर्वी भारत में हिमालय के दक्षिण ढालों में विस्तृत है। तो बिल्कुल सही बात है। फिर है ये वन 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। फिर है महोगनी, आबुनवस, रोजवुड इस श्रेणी के वृक्ष हैं। देखो ये क्वेश्चन आ चुका है, तो तीसरा ऑप्शन है वो क्वेश्चन के रूप में आ चुका है कि महोगनी, आबुनस और रोजवुड या रोजनवुड आता है लिखा हुआ, ये किस श्रेणी के वन हैं? तो ध्यान रखना, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार श्रेणी के वन हैं। और ये जो है आपके अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी भारत में और हिमालय के दक्षिणी ढालों में विस्तृत है, जहां 250 सेंटीमीटर से जो है अधिक वर्षा होती है। तो तीनों के तीनों इसमें सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021। ठीक है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से असत्य कथन है। क्या पूछा है? असत्य कथन। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 21.71% भाग पर वनावरण है। चलो देखते हैं। दूसरी बात आपकी आती है, भारत में अभिलेखित वन क्षेत्र 7,75,288 वर्ग किलोमीटर है। तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ध्यान रखना, ये भौगोलिक क्षेत्रफल वाला जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 है उसके अनुसार 21.71% जो है आपके भाग पर वनावरण है। फिर रिपोर्ट के मुताबिक 17 राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो बिल्कुल सही है। मतलब जो अपने जितने भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनमें जो अपना एक फिक्स किया होता है ना कि कम से कम इतने वन होने चाहिए, 33% वन होने चाहिए, उसके आंकड़े से ज्यादा जो है भौगोलिक क्षेत्र वन से आच्छादित है। तो ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत के कितने जो है राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 33% से अधिक वन पाए जाते हैं, तो वो है 17। ठीक है, ये तीनों ही सही हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखना, भारतीय जो एवरेज है ना औसत वो है 21.71%। फिर 2021 से लेकर 19 की तुलना में वनावरण व वृक्षावरण क्षेत्र में 0.6% की कमी हुई है। तो गलत बात है। ये क्या हुई है आपकी? 0.28% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ध्यान रखना, क्या हुई है? भारत में वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है, इतना ही ध्यान रख लेना। तो जहां कमी नाम आ गया तो वैसे ही गलत है। और आंकड़े फिर दूसरे नंबर पर आते हैं तो 0.28% की क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो असत्य पूछा था तो ऑप्शन 4 क्या हो गया? असत्य हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 बोल रहा है निम्नलिखित में से पूर्वोत्तर भारत के किन राज्यों को छोड़कर शेष सभी राज्यों में वनावरण 73% से अधिक है? जो आपके उत्तर पूर्वी राज्य है ना, पूर्वोत्तर कहते हैं जिनको, उनमें जो है लगभग राज्य ऐसे हैं जिनमें 73% उनकी मतलब कुल क्षेत्रफल का 73% से अधिक जो है वन से आच्छादित है। लेकिन 2 राज्य उसमें शामिल नहीं है। तो वही 2 राज्य आपको पूछे हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सिक्किम और आसाम। अलग से ध्यान रखना, सिर्फ पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर राज्य, उनमें सिक्किम और असम ही ऐसे राज्य हैं जिनमें 73% से कम वन है। बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इन जो है 6 के 6 राज्यों में है 73% से अधिक क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। तो ध्यान रखना, सिक्किम असम को भूल के बाकी सारे याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन बोल रहा है नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियां, ये जो आपकी जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है, तमिलनाडु केरल के आसपास पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, आपको शीतोष्ण कटिबंधीय जो
वन होते हैं उनको सोलास वन कहते हैं भारत में। कौन से वन कहते हैं? जो भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर की साइड होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और इनको कहते हैं सोलास वन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 हो रहा है वर्ष 2019 की तुलना में 2021 में देश में मैंग्रोव वन, ये अलग से पूछते हैं तो इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है मैंग्रोव वन को। मैंग्रोव वन है उनमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ध्यान रखना 2019 से 21 की रिपोर्ट के अंदर जो है मैंग्रोव वन में जो है आपकी कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है आपकी 17 वर्ग किलोमीटर की। अब ध्यान रखना भारत में जो सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहां पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं, ये अलग से ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखो मैंग्रोव वन अलग से पूछ लेते हैं, तो देखना सबसे पहली बात तो 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, और सर्वाधिक आपके मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। जो डेल्टा वन होते हैं ना, सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं सर्वाधिक। सुंदरवन डेल्टा इन्हीं वनों से मिलकर बना है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो सुंदरवन डेल्टा जो है मैंग्रोव वन से ही, मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं उन्हीं से मिलकर बना हुआ है। फिर आता है आपका ऊर्जा संसाधन। देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस कंपनी द्वारा जोरहट आसाम में स्थापित किया गया है? जो ये आपके एक तो ऊर्जा हुई, एक वनस्पति हुई, एक अपन कल पढ़ चुके वैश्वीकरण, और उससे पहले जो पढ़ चुके कौन सा पढ़ चुके थे, वैश्वीकरण से पहले भी अपना एक टॉपिक हुआ था। तो वो सारे जो टॉपिक है आपके जो है आपको ध्यान रखने होंगे। ये लीडिंग रन स्कोरर है, ठीक है, ये आपको लीड दिलाएंगे। ठीक है, और जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना, उद्योग क्षेत्र तो नहीं पढ़ा, अभी सेवा क्षेत्र भी नहीं पढ़ा, अपने कृषि क्षेत्र पूछ लिया। अब उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र अगली क्लास में हम कवर करेंगे। तो ये जो टॉपिक है, एक तो भारत में जो है सेवा उद्योग और जो कृषि क्षेत्र, एक हो गया वैश्वीकरण, एक हो गया भारत में ऊर्जा संसाधन, एक भारत में वन संपदा। ये कुछ टॉपिक आपको बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन ये आपको जो है अगर यहाँ से क्वेश्चन आए और वो आपने कर लिया ना, तो हजारों की भीड़ को आप पीछे छोड़ दोगे। तो ध्यान रखना हरित हाइड्रोजन संयंत्र सबसे पहले है तो कहां पर है? देश का प्रथम हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां पर है? जोरहट आसाम में, और ये स्थापित किया गया आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो है एक इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 बोल रहा है इस तरफ जल विद्युत परियोजनाएं दी हुई है और इस तरफ राज्य दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है कि कौन सा जो है आपका सही है। सबसे पहली बात तो इड्डू की परियोजना, इड्डू की परियोजना जो है आपकी आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये आपकी केरल में है। ठीक है, और इस परियोजना का अन्य नाम भी मैं आपको बता दूं, यह है पेरियार परियोजना भी कहते हैं इसको। क्या परियोजना? पेरियार परियोजना। तो पहला ही उसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि असुमेलित बताना है। बाकी आपको ध्यान रखना है, बगलिहार आपकी जम्मू कश्मीर में है, टनकपुर आपकी उत्तराखंड में है, सुबनसिरी आपकी अरुणाचल प्रदेश में। तो ये तीनों तो आपको वैसे याद रखनी है, लेकिन इड्डू की परियोजना जिसको पेरियार परियोजना भी कहते हैं, ये केरल में है, बगलियार जम्मू कश्मीर में है, टनकपुर उत्तराखंड में है, सुबनसिरी आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके, कि भारत में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता के अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में लिखना है, मतलब कौन सी ऊर्जा जो है सबसे अधिक है फिर धीरे धीरे कम होती। तो आपको एक बात तो ध्यान रखनी होगी, जो आपकी जैव ऊर्जा है वो तो सबसे कम है। तो लास्ट में 4 किस में है? तो इसमें और इसमें, तो ये 2 ऑप्शन तो गए। ठीक है, पहला और लास्ट याद होना तो बहुत आपको आराम से हो जाए। जैव ऊर्जा जो है भारत में सबसे कम ही होती है। तो दूसरी जो आपकी आती है सबसे अधिक की बात करें तो सौर ऊर्जा जो है अधिष्ठापित क्षमता सबसे अधिक है। तो तीसरा पहले जो है सिर्फ 2 नंबर में है। अब इससे देख लो आप उत्तर क्या है, सबसे ज्यादा सौर। ठीक है, फिर है आपकी जल विद्युत 2 नंबर पर आती है। कई बार जो है क्वेश्चन में खुद गलत करके आ गया था, शायद ये क्वेश्चन आया था कि जो है भारत में सबसे ज्यादा अधिष्ठापित क्षमता किसकी, तो जल विद्युत ही समझते हैं अपन, ध्यान रखना, लेकिन सौर है। ठीक है, जल विद्युत दूसरे नंबर पर आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आती है पवन ऊर्जा। ठीक है, चौथे नंबर पर आपकी आती है प्राकृतिक गैस। ठीक है, और 5वें नंबर पर आती है जैव ऊर्जा। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे जो है आपको एक थोड़ा सा और हम क्लियर कर लेते हैं कि जल विद्युत उत्पादन जो है आपका सर्वप्रथम कहां हुआ था। जल विद्युत उत्पादन सर्वप्रथम कहां हुआ था? सर्वप्रथम कहां हुआ था? तो देखो, जल विद्युत उत्पादन सर्वप्रथम आपका हुआ था कर्नाटक के शिव समुद्रम में। कहां पर? कर्नाटक के शिव समुद्रम में, शिव समुद्रम। ठीक है, ये ध्यान रखना, शिव समुद्र बांध में जो है कर्नाटक में सर्वप्रथम विद्युत जो है जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन हुआ था। ठीक है, और सर्वाधिक भी अभी फिलहाल कर्नाटक में होता है, ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, पवन ऊर्जा सर्वाधिक कहां पर होती है? तो पवन ऊर्जा सर्वाधिक होती है तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु में, इसको ध्यान रखना है। ठीक है,
प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस जो है बॉम्बे आई में, और राजस्थान भी इसमें कुछ हिस्सा है, बॉम्बे आई में जो है यहाँ पर सर्वाधिक होती है। फिर आती है आपका सौर ऊर्जा, और सौर ऊर्जा पता ही आपको कहाँ हो सकती है, तो राजस्थान में हो सकती है और गुजरात में भी होती है। तो ये इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जो है आपकी पवन ऊर्जा सर्वाधिक जो है तमिलनाडु में, पवन ऊर्जा भी कई बार राजस्थान में कर देते हैं अपन, लेकिन ऐसा नहीं है, तमिलनाडु इसमें एक नंबर पर है। जल विद्युत में कर्नाटक एक नंबर में है, और प्रथम जल विद्युत परियोजना भी भारत की जो है शिव समुद्रम जो है कर्नाटक में थी, और ये कब की थी, 1902 में ही थी, ठीक है। और प्राकृतिक गैस बॉम्बे आई से ज्यादा निकलती है, और सौर ऊर्जा जो है राजस्थान प्रथम स्थान पर है। और बाकी देख चुके पूरे भारत में सौर ऊर्जा से सर्वाधिक अधिष्ठापित क्षमता है, फिर आती है जल विद्युत, फिर आती है पवन ऊर्जा, फिर आती है प्राकृतिक गैस, और लास्ट में जैव ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 आ गया आपके सामने, थोड़ा छोटा करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। पवन ऊर्जा के संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। सबसे पहली बात तो गुजरात और राजस्थान पवन ऊर्जा संभाव्य, गुजरात और राजस्थान पवन ऊर्जा संभाव्यता 150 मीटर ऊंचाई वाले अग्रणी राज्य हैं। तो ध्यान रखना, मतलब संभाव्यता, यहां पर भी पवन ऊर्जा की संभावना बन रही है, तो वो दो राज्य हैं गुजरात और राजस्थान, जो 150 मीटर से ऊंचाई पर, यानी कि समुद्र तल से 150 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले गुजरात और राजस्थान ही ऐसे राज्य हैं जहां पर पवन ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा बन रही है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर देश की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा इकाई मुप मंडल कन्याकुमारी तमिलनाडु में, तो बिल्कुल सही बात है। ऊपर बात कर चुके कि पवन ऊर्जा सर्वाधिक तमिलनाडु में ही जो है, एक नंबर तमिलनाडु ही है पवन ऊर्जा में। फिर जो है आपका अगला ऑप्शन आता है कि वर्तमान देश में पवन ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता 46,403.66 मेगावाट है, जो कुल विद्युत उत्पादन का 19.2% नहीं है, 10.4% है। अब आप सोचोगे इतना डीप कौन पूछता है, तो इतना डीप पूछती है आरपीएससी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको लीड दिलाते हैं, मैं कह चुका, आपको 6 टॉपिक गिना चुका। एक तो भारत में सेवा उद्योग और आपका कृषि, एक वैश्वीकरण, एक जो है आपके भारत में ऊर्जा, और एक भारत में जो है आपके अभी ऊपर पढ़कर आए आपके वन संपदा, और ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको लीड दिला सकते हैं, ठीक है। तो 10.4% जो है आपका इसका उत्तर होगा। तो पहले असत्य पूछा था, तो तीसरा असत्य हो गया। फिर देश में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागर कोयले से मदुरै तक है, मदुरै तक, ठीक है। तो ये भी सही है, ध्यान रखना। सबसे विशालतम जो पवन ऊर्जा पेटी है वो तमिलनाडु में है, नागर कोयल से मदुरै तक, ठीक है। तो ये भी सही है, तो तमिलनाडु जो है पवन ऊर्जा में एक नंबर है। तो तीसरा गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 बोला, निम्न में से कौन सा पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है। ये क्वेश्चन जो है सेकंड ग्रेड ग्रुप डी में आ चुका है। ग्रुप डी मतलब, ग्रुप डी का मतलब है सेकंड ग्रेड का ग्रुप डी, चौथा पेपर हुआ था ना जीके का। अलग अलग ग्रुप होते हैं, जो नए स्टूडेंट है उनको बता दूं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप होते हैं, उनका जीके का पेपर अलग अलग भी हो सकता है, साथ में भी हो सकता है। तो पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र नहीं है, तो देखो कोविल कोलपम आंध्र प्रदेश में आता है आपका, तो ये तो पूर्वी है, ठीक है। फिर आता है आपका जो है केलालूर, ये भी पूर्वी है। बसिन, बसिन जो आपका महाराष्ट्र में आता है, और महाराष्ट्र आपका जो है पश्चिम दिशा में, तो ये पश्चिम अपतटीय क्षेत्र है। कौन सा है, पश्चिम अपतटीय क्षेत्र। तो यही अपना उत्तर हो गया, ऑप्शन 3 जो है सही उत्तर हो जाएगा। फिर नागापट्टनम, और जो है ये भी क्या है आपका पूर्वी अपतटीय है, तो तीसरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बसिन जो है महाराष्ट्र में आता है, ये पश्चिम अपतटीय क्षेत्र है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में प्रमुख भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र है। निम्नलिखित में से भारत के प्रमुख भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र कौन से हैं, तो ध्यान रखना पुग्गा घाटी और ताता पानी। पुग्गा घाटी तो आपकी है लद्दाख में, कहां पर है, लद्दाख में। और ताता पानी आपके कहां पर है, तो ताता पानी होता है छत्तीसगढ़ में। कहां पर होता है, छत्तीसगढ़ में। तो भूताप का 2 घाटियां याद रखना, पुग्गा घाटी और ताता पानी, ठीक है। कौन कौन सी, पुग्गा घाटी तो लद्दाख में है, और ताता पानी आपका छत्तीसगढ़ में है। 24वां क्वेश्चन बोल रहा है, दुबई जलवायु परिवर्तन सम्मेलन क्या है, दुबई जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसको COP28 कहते हैं, ठीक है। दुबई जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, जिसको COP28 कहते हैं, इसका प्रमुख विषय क्या है, और ये आपका जो टॉपिक आ चुका है, ये आपका आ चुका है पर्यावरणीय समस्याएं, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसमें जो है प्रमुख विषय क्या है वो आपको बताना है। सबसे पहली बार ग्लोबल स्टॉक टेक टैक्स यानी जीएसटी लागू करना। ये जीएसटी अलग चीज है, वो जीएसटी नहीं है।
ग्लोबल स्टॉक टेक टेक्स्ट है तो ये क्या सही। फिर 2030 तक वैश्विक स्तर पर नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता 3 गुना करना तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर जीवाश्म ईंधन से दूर रहना तो ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये कोप जो है 2023 न्यूनतम कोप है तो इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोप 1 से पूछ सकते हैं और कोई कोप जो है कोप 7 कोप 8 जो भी है कोप 28 कोप 23 जो मेन है आपके जलवायु परिवर्तन सम्मेलन वो आपसे पूछ सकते हैं और ये आपको नोट्स में मिल जाते हैं। नहीं मिलते तो आप जो है कमेंट भी कर दें कि ये चीज चाहिए और आप टेलीग्राम ग्रुप जो है डिस्क्रिप्शन दिया उसको ज्वाइन भी कर लें। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म की पहचान करो। सबसे पहले विश्व ओजोन दिवस क्या है? विश्व ओजोन दिवस ये 16 सितंबर को मनाई जाती है तो बिल्कुल सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस 21 मार्च को नहीं मनाया जाता, ये मनाया जाता आपका 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा 22 मई को क्या मनाया जाता है? क्यों? क्योंकि 22 मार्च यहाँ आ चुकी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस, तो 22 मई को क्या मनाया जाता है ये कमेंट करें। और आज की क्लास में इतना ही, अगले 25 क्वेश्चन अगली क्लास में लाएंगे, तब तक का चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी नॉन सब्सक्राइबर है जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।